जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके ही रिकमेंड पर, आपके ही कहने पर मैंने संस्कृत आईएएस का ये टेस्ट लिया है और ये टेस्ट आपका 11 नंबर का है और ये इकोनॉमी बेस है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये टेस्ट इकोनॉमी बेस है और इसका पार्ट जो 1 है वो हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने 1 से 50 क्वेश्चन बच्चे आपके साथ में डिस्कस किए। आज की क्लास में हम 50 से 100 तक, मतलब कि जो आपके 50 क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। न केवल डिस्कस करेंगे बल्कि हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे, गाइडेंस करने का प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट्स, आपको इकोनॉमी में, जैसे कि आपको मालूम है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में इकोनॉमी का 20% तक बर्डन आपने देखा होगा। ठीक है, कितने कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से 20% बर्डन भी आपका वो आप देखोगे जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, तो वो भी हम यहाँ से कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर आए हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, जितना करें हो सके तो चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके सपोर्ट से ही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और इसको ऐसे ही प्यार को कंटिन्यूसली बना करके रखें। तो हमने जो इसकी लास्ट क्लास हुई थी बच्चे, उसमें हमने आपसे 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और एक क्वेश्चन जो 50 आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है वो हमने आपके लिए दिया था कि आप उसका कमेंट में राइट आंसर आवश्यक रूप से दें, मतलब कि बताएं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 51 नंबर, मतलब कि 51 नंबर का क्वेश्चन था। ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है और क्वेश्चन ये था आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या था, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन था आपका, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपसे 4 स्टेटमेंट पूछे गए और पूछा गया है कि कौन सा सही है या फिर कितने सही हैं, सॉरी। तो देखो, ये कह रहे हैं म्यूचुअल फंड के समान निवेशकों से धन का एकत्रण, आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव न्यूनतम कितने करोड़ का, 100 करोड़ रुपये, और न्यूनतम 100 शेयर धारक के निवेश। तो आपको बताना है कितने इसमें सही हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो इसमें शेयर धारकों की अगर हम बात कर लें तो शेयर धारक कितने होने चाहिए, इसमें 100 न्यूनतम होने चाहिए, ये बात सही है आपका। वहीं अगर हम देखें, इसमें जो प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव की जो न्यूनतम मुद्रा जो रखी गई है, ये 100 करोड़ नहीं है बच्चे, ये कितनी है, 500 करोड़ है। ठीक है, कितनी है, 500 करोड़ रुपए यहाँ पर जो मुद्रा है आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पहले स्टेटमेंट सही है कि म्यूचुअल फंड के समान निवेशों से धन को एकत्रित करना और आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कितने सही हैं, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये तो आपका होना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि मिनिमम कितना है, अगर आपसे पूछ ले कि मिनिमम कितना है, तो आप बताओगे मिनिमम है आपका 250 करोड़, मतलब कि 250 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ये टोटल जो क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वह क्वेश्चन खासतौर पर सारे के सारे आप देखोगे 90 से 95% क्वेश्चन इकोनॉमी पर होंगे। तो ये क्लास से आपको क्या बेनिफिट होगा बच्चे, इस क्लास से आपको ये पता चलेगा, ऑब्जर्वेशन ये, अगर आपने वो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो देखिएगा। ठीक है, हमने पार्ट नंबर 1 ले लिया है। ठीक है, जो 17 नंबर का टेस्ट आप देख रहे हैं ना, 17 नंबर का टेस्ट आपका इकोनॉमी का, तो उसको आप पढ़ें। ठीक है, पार्ट 1 ये उसका पार्ट 2 है। और इसका पीडीएफ पाने के लिए कई बार कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ से, मैं हर क्लास में बच्चे आपको बताता हूँ कि पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, हमने करवा दिया पहले, जैसे एक पार्ट कंप्लीट हुआ हमने पीडीएफ आपको दे दिया। ठीक है, तो आज इसका पार्ट दूसरा है। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं, राज्य सरकारों की गारंटियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आवश्यक रूप से पढ़ा है। ठीक है, ये कह रहे हैं, यह है
राज्य सरकारों के ऊपर एक कानूनी दायित्व है, मतलब कि एक ऐसा दायित्व के रूप में निर्माण करता है कि जो कानूनी रूप से होता है। तो आप कहोगे बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि ये गारंटी जो होती है, गारंटी का मतलब क्या है कि आप कानून के तहत कुछ दे रहे हो, है कि नहीं। जैसे ऋण वापस करने के लिए राज्य के ऊपर इस तरह का कानून दायित्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पर पहला सही है। अधिकतर राज्यों में यह उनके सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक होता है। कितने? 10% से अधिक होता है। बच्चे अगर हम देखें जीडीपी का, अगर सकल घरेलू उत्पाद देखें, क्योंकि राज्यवार जो गारंटी डाटा से पता ये चलता है कि अधिकांश राज्यों में 10% से कम है। कितना है? लगभग आप देखोगे 4% के आसपास आपको मिलेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। और वैसे भी 5% के आसपास अधिकतर होता है, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं 10%, नहीं 10% से अधिक नहीं, कम है। तो दूसरा गलत है। सबसे अधिक गारंटी बिजली क्षेत्र के आप देखोगे ऋण के रूप में दी जाती है। हाँ, आज के समय में अगर आप देखोगे तो बिजली क्षेत्र सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे मैं अगर कुछ राज्यों की बात कर लूँ तो डिस्कॉम जो कंपनी होती हैं बिजली क्षेत्र में ऋण सबसे ज़्यादा दिया जाता है और गारंटी सबसे अधिक इसमें बकाया राशि। जैसे सिक्किम की बात कर लूँ तो सिक्किम में बच्चे कितना है, अगर आप सिक्किम की बात कर लें, आपको केवल ये डाटा हम बता रहे हैं कितना है, आपका 12.0% है। तेलंगाना की बात कर लें, टीआर लिख देते हैं, और ये भी कितना है, 12.0% है। एडी की बात कर लें, मतलब कि आंध्र प्रदेश एडीपी की बात कर लें तो ये 10.4% हो जाता है। तो ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे लाल? तो इसका प्यारे लाल लालियो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 53 नंबर। वीडियो को पोस्ट करें और इसका राइट आंसर दें। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछा गया उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? आपसे क्या पूछा है? राइट पूछा है, ठीक है। पहला, विश्व सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा 10% से अधिक है। देखो, अगर आप भारत की बात कर लो, क्योंकि भारत एक आयात देशक है, ठीक है, हम वस्तु का उत्पादन करते हैं परंतु निर्यात कम, आयात ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक सेक्टर हमारे यहाँ पर एक फला फूला सेक्टर है जो कि भारत की जीडीपी का आज लगभग आप देखोगे भारतीय जीडीपी 50% प्लस इसी पे आप देखोगे टिकी हुई है, जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर के नाम से इसको जाना जाता है, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में भारत क्या बच्चे आप देखोगे, भारत एक एक्सपोर्टर कंट्री है, ठीक है। क्या है? एक्सपोर्ट करने वाला देशों में इसको शामिल किया गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सेवा क्षेत्र में भारत का हिस्सा 10% से अधिक है। अगर मैं बात कर लूँ तो भारत का जो हिस्सा है बच्चे पहले कितना था, जो 1993 जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ था तो हम 0.5% पर थे। कितने पर थे? 0.5% पर थे। परंतु ये आगे बढ़कर 2022 में आज आप देखोगे 4.3% हो गया। कितना? 4.3% हो गया। और ये कह रहे हैं 10% से अधिक थे। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। मैं फिर से कहूँगा, जब भी आपको किसी भी, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो चाहे वो यूपीएससी का, ठीक है, हो, तो वहाँ पर अगर कोई डाटा आपको दे दे तो आपको थोड़ा सा उस पर 3 सेकंड 10 सेकंड उस पर विचार कर लेना चाहिए। क्या ये वास्तव में सही है? केवल रुकना है पढ़ने के बाद, जैसे ऐसे पढ़ना है, विश्व सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा 10% से अधिक है। अब देखो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पर बोल देता लगभग, यहाँ पे बोल देता लगभग 10% है, तो तब चांसेस क्या हो जाते हैं? सही होने के हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। रिजर्व बैंक की शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई का प्रावधान केवल वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है। जी हाँ, जो आप देखोगे कॉमर्शियल बैंक होते हैं उन पर खासतौर पर इसका, ठीक है, ये दायित्व खासतौर पर देखा जाता है, उनको रोकना, लाभांश भुगतान को, जिसमें पीसीए किसी बैंक के, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे आरबीआई क्या करता है, पीसीए के तहत में बैंक वोट को हटा देने का अधिकार होता है। पीसीए के ढांचा केवल वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है। ये सहकारी बैंक और गैर बैंक की जो वित्त कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, उन पर लागू नहीं होता है। तो जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। तीसरा है कि मुद्रा बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं पंजीकरण और विनियमन के लिए उत्तरदायी होते हैं। बात सही है। तो यहाँ पर पूछा गया कितने सही हैं, तो आप कहोगे इसमें केवल 2 सही हैं। दूसरा और तीसरा सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर का क्वेश्चन है। बताइएगा, ये जो टेस्ट सीरीज है बच्चे हम आपके साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध करवा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अब आपको हर एक भाषा में, अगर आप तमिल से हैं तो तमिल भाषा में आपको सुनाई दे, आप बिहार से हैं और यदि वो लैंग्वेज है तो उससे, ठीक है। अगर आप फॉरेनर में भी बैठ करके वीडियो को देखेंगे तो आपको इंग्लिश में, ठीक है, आपकी अपनी भाषा में ये, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा, ठीक है, वो आपको इंग्लिश में, ये हिंदी और इंग्लिश में ही
आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें ही आपको होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट भाषा आपको जो मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन देखिए क्या है, उपयुक्त में से कितने पीएम मित्रा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना की विशेषता है। जो मित्र पार्क योजना भारत सरकार की है, पीएम मित्र जो आपकी पार्क योजना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, वो भारत सरकार ने शुरू करी है, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया। तो कितने सही हैं आपको ये बताना है। ये कह रहे हैं न्यूनतम जो आपका भू क्षेत्र है वो कितना होना चाहिए, 2000 एकड़ होना चाहिए। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, ये आपका गलत है। क्यों गलत है उसकी अगर हम बात कर लें तो बच्चे इसमें ख़ास तौर पर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है कि इतना होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया। ग्रीनफील्ड पार्क की अनिवार्यता, देखो शब्दों का उच्चारण बहुत जरूरी होता है। यह कह रहे हैं शब्दों को समझना, अनिवार्यता मतलब कि ये आवश्यक है, और ये ऐसा शब्द है, एक कठोर शब्द है। कैसा शब्द है बच्चे, कठोर शब्द है, और कठोर शब्द यूपीएससी के एग्जाम में अलाउ बहुत कमी से होते हैं। नहीं, ये ब्राउन फील्ड भी हो सकता है और ग्रीन फील्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कोई पहले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसको अगर पीएम मित्रा के तहत में अगर कुछ करना है, उसको फंड हो सकता है या फिर उसकी हेल्प हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड देखो बच्चे, आपने इकोनॉमी जब पढ़ा होगा तो इकोनॉमी में आपने दो पढ़े होंगे, एक होता है आपका ब्राउन फील्ड और एक होता है आपका ग्रीन फील्ड, है कि नहीं। ब्राउन फील्ड होता है जो पुरानी कंपनी होती है, इसमें क्या होता है, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसका स्वामित्व चला जाता है, ठीक है, उस पर उसका स्वामित्व का कुछ शेयर चला जाएगा। लेकिन ग्राउंड फील्ड में क्या होता है, इसमें आप देखोगे ये न्यू कंपनी बन रही है, ठीक है, नया उद्योग लगाया जा रहा है, तो इसमें ये अंतर होता है। तो ऐसा नहीं है कि नया होना अनिवार्य है। पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। देखिए यहाँ पर पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर पर, इसको पीपीपी मॉडल पर भारत सरकार, ठीक है, स्टार्ट करने का प्रयास किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, तीनों बातें यहाँ पर गलत है, ठीक है, तीनों बातें गलत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश वाले बच्चे बताइएगा करेक्ट आंसर 52। 51 का तो आपने राइट आंसर दिया होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन बताइए। 53 नंबर का क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। 54 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देके रखे हैं आपके पीएम मित्र जो स्कीम है उसके बारे में, योजना के बारे में। चलिए ये था 51 नंबर का क्वेश्चन, दिखा देते हैं आपको जो हमने पूछा था। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर देते चलिएगा, और चैनल पर पहले आए तो सब्सक्राइब कर ले बच्चे, लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। देखिए यहाँ पर देश दे के रखे हैं कंट्रीज़, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर चर्चाओं में रहे, क्यों रहे हैं चर्चाओं में, तो उस पर ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और सही सुमेलित है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को कई तरीके से आपको समझना पड़ेगा। देखो जैसे ये कह रहे हैं म्यांमार, देश है म्यांमार, और भारत द्वारा मुक्त आवाजाही व्यवस्था की जो हुआ करती थी। देखो होता क्या था, म्यांमार के साथ में भारत और म्यांमार के जो संबंध थे उसको लेकर के हम मुफ्त आवाजाही वहाँ पर थी, कोई वीज़ा इतनी ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, आने जाने का ही जो था वही फंड लगता था। तो ये क्या है, अभी केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है, क्योंकि लगातार भारत में माइग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ से कई ऐसे लोग लगातार आ जाते हैं, ठीक है, उसके तहत जो फिक्सिंग का निर्णय लिया गया है, और इसमें क्या है सरकार ने अब इसको समाप्त कर दिया है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, ये बिल्कुल सही मैच खाता है, ठीक है, ठीक है, ये एकदम सही मैच खाता है। और वर्तमान में भारत की जो सीमा लगती है, कितनी लगती है म्यांमार के साथ में, ये भी मालूम होगा आपको, 1643 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है। कितने स्टेट लगते हैं, ठीक है, स्टेट अगर आप देखें तो बच्चे देखो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में से क्वेश्चन कनेक्ट करना होता है। आप देखो इकोनॉमी से ज्योग्राफी आपने कनेक्ट कर ली, तो कितने स्टेट लगते हैं, तो स्टेट कितने लगते हैं, ऊपर लगता है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर उसके बाद में मिजोरम। तो ये 4 स्टेट ही हैं जो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि फ्रांस, देखो फ्रांस, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर, ये फ्रांस के साथ नहीं हुए थे, ये संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि यूएई के साथ में हुए थे। और आज लगातार सोवरेन बॉन्ड में भी आप देखोगे यूएई इन्वेस्ट कर रहा है, और उसने भी अपना सोवरेन बॉन्ड जारी किया यूएई ने में। और इसके साथ साथ भारत में एक बड़ी मुद्रा आप देखोगे यूएई से इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रही है। तो यहाँ पर फ्रांस के नहीं, फ्रांस के साथ में जो हुए हैं वो रक्षा संबंधी जो रोड मैप की घोषणा की गई है तो वो आते हैं। तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत हो जाएगा, पहला, इसमें केवल पहला एकदम सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर।
राष्ट्रीय स्टार्टअप्स सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कितने कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा। नंबर 2, भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश के लिए वैश्विक पूंजी पर निर्भरता में कमी लाना। नंबर 3, भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करना। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 56। चलिए आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर ले, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार जो परिषद है ये खास तौर पर किसके तहत आती है, उद्योग, जो वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय है उसके तहत इसको रखा गया, जिसको DPIIT के तहत कहते हैं। क्या कहते हैं? DPIIT, ठीक है, इसके तहत इसको रखा गया। अब इस परिषद को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत इस तंत्र को बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करने के लिए इसको बनाया गया। तो अगर हम देखें तो इसमें अर्ध जो आप देखोगे शहरी ग्रामीण नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए इसको, ठीक है, किया गया है। ये बात एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरे अगर स्टेटमेंट की बात कर लें तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय स्टार्टअप्स निवेश के लिए एक वैश्विक पूंजी की निर्भरता, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें न केवल वैश्विक पूंजी की निर्भरता को ये सुनिश्चित करता है, बल्कि इसमें भारतीय और उसके साथ साथ भारतीय और वैश्विक पूंजी को भी जुटाने की पर्याप्त करता है, क्योंकि भारतीय स्टार्टअप में निवेश के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने का एक इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ पर निर्भरता की बात की गई है, जुटाने की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो ये दूसरा गलत है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करना, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि इसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए पूंजी की आसान पहुंच को बढ़ावा दिया जाएगा। सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने के लिए सार्वजनिक संगठनों को और नवाचार को आत्मसात करने की सुविधा होगी, ठीक है। ऐसे कई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या है, आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा इसमें गलत है। कितने सही पूछा था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 57, 57 नंबर। यहाँ पर बॉन्ड दे के रखे हैं और उनकी कुछ विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं। देखिए मसाला बॉन्ड आपने पढ़ा होगा। मसाला बॉन्ड पर यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 2016 में, क्योंकि ये 15 में स्टार्ट किया गया था। तो मसाला बॉन्ड क्या होता है बच्चे, ये खासतौर पर भारतीय कंपनियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रुपये के मूल्य वर्गीय ब्रांड के रूप में इसको बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। जीरो कूपन बॉन्ड की बात अगर हम यहाँ करें तो जीरो कूपन बॉन्ड की अगर हम बात कर लें तो ये कह रहे हैं कि अधिक जोखिम अधिक ब्याज दर बॉन्ड है। बच्चे ये आप देखोगे जीरो कूपन जो बॉन्ड होता है ये शून्य कूपन की दर पर होता है और इसमें ब्याज का प्रावधान ही नहीं होता, ठीक है। और ये कह रहे हैं अधिक ब्याज, ये ब्याज रहित होते हैं, ठीक है, ये ब्याज रहित होते हैं और इसकी बिक्री पे अंकित मूल्य से कम पर होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। सोवरेन जो आपके बॉन्ड हैं ये परिसंपत्तियों पर वैधानिकता गारंटी द्वारा समर्थन होते हैं। सोवरेन बॉन्ड को अगर हम देखें तो सोवरेन बॉन्ड जो होता है बच्चे ये आपका सही है, क्योंकि वैधानिक गारंटी होती है, क्योंकि ऋणों की व्यवस्था के लिए सरकारी जो प्रतिभूति होती है, जिसे प्रतिभूतियों में बॉन्ड कहा जाता है ना, तो इसमें गारंटी होती है, ठीक है। सरकार की और निजी क्षेत्र दोनों इसको जारी कर सकते हैं। कई बार पूछा जा सकता है कौन जारी कर सकता है, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जारी करता है, तो इसमें गारंटी होती है, ये बात एकदम सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि जंक बॉन्ड। अब देखो जंक बॉन्ड कैसे होंगे, अंकित मूल्य पर, ये कह रहे हैं ना अंकित मूल्य से कम नहीं बच्चे। ये जंक बॉन्डों में क्या होता है, अधिक जोखिम होता है, अधिक ब्याज होता है। देखो जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पर ब्याज ज़्यादा होगा। रिस्क है तो इश्क है कि नहीं है, तो जरा समझो। तो रिस्क है तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जो चौथा स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड को यहाँ पर चौथे में लिख दिया और चौथे का जंक बॉन्ड का दूसरे में लिख दिया। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। कितने सही सुमेलित हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। चलिए क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण मतलब कि SDR वॉस्केट में शामिल है। मैंने अभी आपको बताया था, कल भी मैंने इस पर क्वेश्चन पूछा गया था SDR के बारे में, कल भी मैंने चर्चा की थी। 1969 में इसको बनाया गया था और इसका कई उद्देश्य थे, ठीक है। और इसमें कई देश शामिल हैं जिनकी कई मुद्राएं हैं, जैसे डॉलर है। अब देखो रूसी रूबल है, रूसी रूबल इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखोगे आप। तो इसमें आप देखोगे जापानी येन है, डॉलर है, चीनी रेनबन भी है, ब्रिटिश का जो पाउंड है वो है, इसको स्टार्लिंग भी कहते हैं। तो ये पांचों मुद्राएं इसके अंतर्गत हैं। ये जो चार दे के रखी हैं इसमें शामिल हैं, ध्यान रखेंगे। एक और मुद्रा थी जिस पर मैंने आपसे चर्चा की थी, पता होगा आपको, ठीक है, डॉलर, ये आपने देख ही लिया है। तो ये कई मुद्राएं इसमें आप देखोगे शामिल हैं। 2000 अगर हम देखें
इस बॉस्किट में 2015 में 16 में आपका इसको शामिल किया गया था रेनमिनबी को, और 16 में ही क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, है कि नहीं। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो इसमें डॉलर है, यूरो है, चीनी रेनमिनबी है, जापान एंड है और पाउंड। तो एक क्या है इसमें यूरो और है, ठीक है, क्या है यूरो। तो ये 5 मुद्राएं हैं, डॉलर है, अमरीकी जापानी येन, चीनी रेनमिनबी, ब्रिटेन का पाउंड है और यूरोप का यूरो है, ठीक है। रूबल नहीं है इसमें रसिया का। चलिए देखिए, जहाँ पर 2 नंबर होगा उसको कट कर देंगे, बाकी का 5 क्वेश्चन थे ना, तो 2 वाला जहाँ 2 दिख रहा है उसको कट कर दो। तो आंसर आप देखोगे ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 1 3 4 5, ठीक है, ये 4 देकर रखे हैं, एक यूरो और नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें यूरो है। ये केवल जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसी को ही ऋण देती है, ठीक है, सरकारों को ही, ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। निम्नलिखित में से किन व्ययों को सरकार के राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखो, एक है जो आपकी सरकार का राजस्व व्यय, 2 तरीके का व्यय होता है। जब बजट पढ़ोगे तो आपको 2 तरीके का बजट पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि बजट के 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है आपका राजस्व बजट और एक होता है आपका पूंजीगत बजट। तो जो राजस्व बजट होता है उसमें राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, राजस्व व्यय होता है। पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत आप देखोगे व्यय होता है। तो उसी पर आपसे पूछा गया है राजस्व व्यय। जैसे राज्यों को प्रदत्त जो ऋण होता है, अगर हम राज्यों को दिया गया जो ऋण होता है बच्चे, अगर हम उसकी बात कर लें तो ये खास तौर पर आप देखोगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक है। वहीं जो कर्मचारियों का वेतन होता है बिल्कुल ये इसमें आएगा। उसके साथ साथ आधारभूत संरचना का निर्माण, देखो अगर आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है आपके बजट से, तो वो कैसा होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। अगर उससे आपकी कोई एसेट संपत्ति का निर्माण हो रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि रोड बन रहा है, रोड पे अगर आपने पैसा लगाया तो गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो उससे भविष्य में क्या होगा, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि वो आपकी संपत्ति को बढ़ाएगा। तो तीसरा तो 100% गलत है। सब्सिडी, जी हाँ सब्सिडी इसमें होती है, तो यहाँ पर 2 और 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तीसरा गलत है तो आंसर डी नहीं होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जहाँ पर देखो जो आपका राजस्व व्यय होता है उससे कोई संपत्ति का सृजन नहीं होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स क्या आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप संपत्ति तो हैं लेकिन आप कैपिटल नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी आप अर्न नहीं कर रहे हैं, तो आप स्किल डेवलप कर रहे हैं। और जब आप कलेक्टर बन जाओगे, अपने पद पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो बच्चे, तो फिर आप अर्न करोगे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तो फिर आप कैपिटल में कन्वर्ट हो जाओगे, देश की राष्ट्र की सेवा करोगे, है कि नहीं। आइए देखिए, ये पूछा है W12+ जो आपकी ब्लू प्रिंट सुर्खियों में रही थी, इसके बारे में आपसे पूछा है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, 60 नंबर बताइएगा क्यों रही थी ये। तो ये खासतौर पर अगर आप देखोगे तो ये खासतौर पर शहरी जल चुनौतियों का समाधान के लिए एक सूचनात्मक डेटाबेस प्रदान करने वाला यूनेस्को का एक मंच है, जिसको W12+ ब्लू प्रिंट के रूप में जाना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप देखोगे 61 नंबर, उसमें कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है। शहरी जो प्रॉब्लम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल, सतत विकास, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए डेटाबेस को तैयार करना, ज्ञान को साझा करना, ऐसी कई चुनौतियां हैं उसमें, ठीक है। सुरक्षा को लेकर के, जल की सुरक्षा खास तौर पर रही है, ठीक है, और वाटर जो बेस्ट है उसको खास तौर पर, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहे हैं कितने स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में सही है। स्मार्ट सिटी मिशन आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं। ये भारत सरकार का जून 2015 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, जून 2015 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही इसको स्मार्ट सिटी मिशन को भी आगे बढ़ाया था, ठीक है। स्वच्छ और सतत वातावरण और स्मार्ट आप देखोगे संसाधनों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। क्या आप दिल्ली मतलब कि कैपिटल को स्मार्ट नहीं बनाओगे। कई ऐसी संस्थाओं ने आप देखोगे 400 से 500 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बताया था कि इतनी खतरनाक है दिल्ली की, तो कहाँ से स्मार्ट की आप बात कर रहे हैं। देखिए, नगरों का चयन जनसंख्या के आधार पर होता है। जरा आप मेरे को बताइएगा कि इसमें जो नगर चयनित किए जाएंगे, क्या वह खासतौर पर ये खासतौर पर जनसंख्या के आधार पर होंगे, बताइएगा। दूसरे में कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 100% वित्त पोषण होगा, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं।
देखो बच्चे, अगर हम देखें उनमें खासतौर पर जैसे हिमालय राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो उनके लिए क्या होगा, 90:10 का होगा, मतलब कि वो 90% मिलेगा, 10 उनको, तो दूसरा गलत है। अमृत, इसके अंतर्गत एक उपयोजना है, अमृत जो स्कीम है जो भारत सरकार ने चलाई है, ठीक है, जो इसको आप कहते हैं नवीन और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत अमृत जो है, तो स्मार्ट सिटी को एक अनुपूरक के रूप में इसने चलाया है, तो ये बात एकदम सही है। क्षेत्र आधारित विकास दृष्टिकोण, नहीं क्षेत्र आधारित नहीं है बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा सही है, पहला भी गलत है कि जनसंख्या के आधार पर नहीं होता है। इसमें 100 शहरों को शामिल किया गया है, कितने शहरों को, 100 सिटीज़ हैं जो इसके अंदर शामिल है, तो कितने सही है, यहाँ पर केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी के सब गलत हैं, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, शहरों को ये ध्यान में रखना अपने आप में, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश वाले बच्चे 55 का करेक्ट आंसर दें, 56 वीडियो को पोस्ट करके देना आंसर, 57 बॉन्ड्स एंड फिक्चर इसके हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR 58, ये ऑप्शन है उसके। 59 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, W12 जो आपकी ब्लू प्रिंट है वो किससे रिलेटेड है, स्मार्ट सिटी मिशन 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर का क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यहाँ पर पूछा है कितने विनिवेश के लाभ है, मतलब कि जो विनिवेश होता है जहाँ पर सरकार अपने आप देखोगे स्वामित्व को कम करती है, मतलब कि कम करती है अपने स्वामित्व में। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, अब देखो इससे क्या होगा, क्या इससे सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होगी कि कमी होगी, बताओ पहले तो यही बताओ कि वृद्धि होगी कि कमी होगी, ये मुझे बताओ पहले। सार्वजनिक ऋण में क्या होगी, इससे बच्चे कमी होती है ना कि वृद्धि होती है, क्योंकि आपने पैसा कोई ऋण पर नहीं लिया है, बल्कि क्या किया है, इतने समय के लिए आपने जो सरकारी संपत्ति है उसको गिरवी रख दिया है और इतनी मुद्राएं ले ली हैं। जैसे रेलवे का बहुत बड़ा रेल गेल वेल ऐसे था ना, संसद में चलता था कि ये बेच दिया वो बेच दिया, सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकारी संपत्ति बेच दी, ऐसे आपने संसद में सुना होगा ये, ठीक है। तो इसमें ऋण की वृद्धि नहीं होती है, सार्वजनिक ऋण, ठीक है। पूंजी बाजार में तरलता अधिक बिल्कुल आ जाती है, रोजगार एवं राजस्व में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो पैसा आपने लिया है वो कहीं तो लगेगा। जन कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि पैसा सरकार के पास में आएगा तो वहाँ पर लगाएगी। तो कितने विनिवेश के लाभ होते हैं, तो ये इसके लाभ होते हैं, तो 3 इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। नेक्स्ट, हालांकि भारत आप देखोगे लगातार लास्ट 5 ईयर्स में जितना विनिवेश करते हैं, हम विनिवेश की बात करते हैं, तो उसमें लगभग आप देखोगे जैसे 6 लाख करोड़ रुपए की बात हमने करी थी, तो इसमें से 3 पॉइंट कुछ का ही हम कवर कर चुके हैं, 3.4 कुछ है समथिंग, लगभग 3 आप माने, 3.5 लाख करोड़ ही हमें मिल पाया है, बाकी का नहीं मिला, आधा आपका हो गया, आधा टारगेट ही पूरा हो पाया। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 63, कथनों पर विचार करें। यहाँ पर पूछा गया कितने एकीकृत पेंशन योजना के संदर्भ में सही है। एकीकृत पेंशन आपने इंटीग्रेटेड जो पेंशन है उसके बारे में आवश्यक रूप से पढ़ा होगा, तो बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या है। देखिए पहला, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जिसको यूपीएस कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, यूपीएस कहते हैं, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 2025 से इसको प्रभावी किया गया है। कब से? 1 अप्रैल 2025 से इसको प्रभावित किया गया और ये 2024 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अब ये स्कीम की अगर हम बात कर लें तो ये कह रहे हैं कि ये 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा की अनिवार्यता रखी गई है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। मुद्रास्फीति के अनुरूप अवधि की महंगाई रहित शामिल होता है, ये भी बात सही है। लाभार्थी के वेतन का 10% अंश इसमें काट लिया जाता है, ये भी सही है। ग्रेच्युटी लाभ के अतिरिक्त एक मुफ्त भुगतान प्रावधान शामिल है, तो चौथा भी सही है। पूछा है कितने, ठीक है, तो आप कहोगे चारों इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो 10,000 रुपये प्रति, अगर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद होता है तो 10, ठीक है, 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें 60% यदि मृत्यु हो जाती है तो वो सारी चीज़ें होंगी। मुद्रास्फीति, सेवानिवृत्ति, ऐसे सब 1/10 भाग दिया जाएगा, ठीक है। अंशदान वेतन का 10% और सरकार भी इसमें कितना देगी, 18.5%, ठीक है, योगदान देगी। तो एनपीएस को एक केंद्रीय कर्मचारी मूल के वेतन में 10% और सरकार से 14% योगदान अपेक्षित था, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी इसमें सही है। नेक्स्ट
64। नगद आरक्षित अनुपात, आपने पढ़ा होगा CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो, वैसे ही पढ़ा होगा SLR के बारे में। देखो CRR यहाँ पर पूछा है, SLR हम बात नहीं कर रहे हैं, CRR जो पूछा है वही हम बताएंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं बैंकिंग विनियमन जो अधिनियम था 1949 का, क्या उसके तहत इसको रिजर्व के रूप में निर्धारित किया गया था? तो बच्चे ये गलत है, क्योंकि जो RBI एक्ट है 1934 का, कौन सा है? RBI एक्ट आप पढ़ते हैं 1934, तो उसके तहत इसको रखा गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। जहाँ एक है उसको कट कर दो, आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ये सत्यता प्रमाणित हो गई है कि दूसरा जो स्टेटमेंट है वो 100% नहीं बल्कि 1000% ये सत्य है। अब तीसरे की बात है, क्योंकि ये दोनों में है, इसे स्वर्ण, नगद एवं प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखा जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजनेस हो जाती है, जब बच्चे कई बार आप नहीं पढ़ते हो, तो देखो इसको खास तौर पर अगर हम देखें, ये जो बैंकों की शताब्दिक होता है, SLR जो होता है, इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। SLR को तो आप रख सकते हैं नगद के रूप में, स्वर्ण के रूप में, प्रतिभूति के रूप में, परंतु रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमोदित जो तरलता संपत्ति के रूप में रखना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसमें तरल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसको मार्केट में आप जल्द से जल्द सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, तो ऐसी संपत्ति क्या होती है? ऐसी संपत्ति होती है एक रुपया, उस देश की मुद्रा, ये सबसे ज़्यादा तरल होती है। कोई कहने लगे गोल्ड होता है सर, हीरा, नहीं बेटा, सबसे ज़्यादा जो तरल होता है ना वो रुपया होता है किसी भी देश का, ठीक है। उसको कोई भी ले लेगा। कई बार गोल्ड के बदले में आपको खाने के लिए मिलेगा, सोना चबा नहीं सकते, लेकिन पैसा है तो आपको पैसा ले लेता है लोग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल इसमें आप देखोगे दूसरा सही है। जो CRR होता है बच्चे, ये सभी बैंकों पर अलाउ होता है, ये भी ध्यान रखना। जो सभी बैंक हैं RBI इसको निर्धारित करता है, सभी बैंकों पर होता है। और ये उसका जो NDTL होती है, क्या होती है? NDTL जो होती है, नेट जो आपकी, ठीक है, राशि होती है, उसका भारत जो गवर्नमेंट होती है उनको यहाँ पर जो NDTL राशि का RBI जो के द्वारा निर्धारित की गई बैंकें हैं, ठीक है, चाहे उसमें प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक हो, उनको अपने राशि का कुछ % हिस्सा रखना होता है। कहाँ पर? RBI में। RBI में वो जमा करने नहीं जाते, बल्कि अपने ही उसमें एक खाता होता है RBI का, उसी में वो जमा करके रख देते हैं, ठीक है। ये रखना बहुत अनिवार्य होता है, ताकि सिक्योरिटी, अगर बैंक डूब रहा है भविष्य में या फिर कोई चेतावनी है, NPA बहुत ज़्यादा, तो ऐसे क्राइसिस से उसको निपटा देता है, मतलब कि बचा लेता है बैंक। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहे हैं आपसे। 65 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने निम्नलिखित में से किस कारण से ध्यान आकर्षित किया है जो इन सभी देशों से संबंधित है। अब बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस क्लास को देख रहे हैं बच्चे, मैं कहूँगा आपसे अफ्रीका की मैपिंग एक बार, पॉलिटिकल मैप देख लें। क्या देख लें? एक बार अफ्रीकन मैपिंग को प्लीज़ बच्चे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार आवश्यक रूप से देख लें। केवल जाएं और जाकर के मुंह उठा के मूर्ति की तरह खड़े हो जाएं और ऑब्जर्व करें मोरक्को, टूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ऐसे नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान, केनिया, युगांडा, रवांडा, बरुंडी, ये सब ऐसे करके आप देखें और इसमें देखें कि कौन सा देश किससे लगता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चर्चाओं में रहे थे, चाहे वो बुर्किना फासो हो, माली हो, नाइजर हो, तो ये सब के सब क्यों थे? क्योंकि यहाँ पर सैन्य तख्तापलट हो गया था, इसलिए चर्चाओं में देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए चर्चाओं में रहा है। और इसके साथ साथ इन देशों में, अब देखो इसमें तख्तापलट तो हुआ है, ये नाइजर में भी हुआ है, माली में भी ये चीज़ें आपको मिली थी, बुर्किना फासो में। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं आएगा आंसर, क्योंकि ये भी है, इनमें ये भी हुआ है, लेकिन ये आप देखोगे इससे जो बेटर आंसर है, ये दोनों सही है वैसे तो। अगर आप देखो 24 में हुआ था ये ऐसा, लेकिन पश्चिमी अफ्रीका में आर्थिक, जो आपने पढ़ा होगा इकोवास, एक शब्द आप पढ़ते हैं इकोवास, ठीक है। इकोवास से क्या कर दिया है, इसको बाहर निकालने की घोषणा कर दी है इन दोनों देशों को। ब्लॉक की लोकतांत्रिक जो शासन इसने बहाल कर दिया है और उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया है। तो इकोवास के नेताओं ने सैन्य शासन वाले तीनों देशों को खासतौर पर क्या है, ब्लॉक से बाहर निकालने की मंजूरी देती है। तो यहाँ पर क्या है, तीनों देशों में ही सैन्य शासन है, यहाँ पर सैन्य तख्तापलट भी हुआ है, सेना ने तख्तापलट किया वहाँ पे, तो सेना का शासन है, तो इकोवास से इनको छोड़ दिया गया। तो ये दोनों इससे इंटरलिंकिंग है। अब ऐसी स्थिति में या तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन आंसर अभी हम डी मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसने इसको अभी बाहर निकाला, ये पहले से हो चुका था। तो राइट आंसर इसका डी है। पहले ए भी सही है, पहली बात तो डी भी सही है, परंतु हम डी आंसर मानेंगे क्योंकि इकोवास से ये बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। और इनको 6 महीने का समय दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं।
इकोवास के 15 सदस्य देशों में से 3 समूह से बाहर कर दिए गए, तो इसमें टोटल सदस्य कितने बचे? इकोवास में 15 आपके सदस्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आर्थिक समुदाय और 15 सदस्य देशों, यहाँ पर मतलब कि राजनीतिक और सांस्कृतिक के बीच में ऐसे क्षेत्रों को, पश्चिमी क्षेत्रों में इसको, ये नाइजीरिया के लोगों ने खासतौर पर संधि पर हस्ताक्षर करने की स्थापना ये 1995 कब बना था? 1975 में, 1975 में ये बना था। तो करेक्ट आंसर आप इसका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इकोनॉमी जब आप पढ़ते हैं बच्चे तो आपने पढ़ा होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, वैसे ही पूछा है कार्यशील पूंजी। यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कार्यशील पूंजी के बारे में। अब बताइए कौन कौन सी कार्यशील पूंजी है, किस किस को आप कार्यशील पूंजी के रूप में रखोगे, बताइएगा। कार्यशील पूंजी पहला है भवन का जो आप देखोगे किराया, वो इसके अंतर्गत आएगा। कर आएगा, जी हाँ कर भी आएगा इसके अंदर। और ये जो आपकी संपत्ति है, मशीन, ये कार्यशील पूंजी नहीं होती है। कर्मचारियों का वेतन, जी हाँ, क्योंकि ये सब क्या है, देखो ये कार्य कर रहे हैं और इसमें क्या है, क्योंकि ये एक तरीके से कैपिटल पूंजी है, कार्यशील पूंजी नहीं है। सभी कैपिटल पूंजी कार्यशील पूंजी नहीं होती हैं, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा गलत है, जहाँ 3 है उसको कट कर दोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कार्यशील पूंजी याद हो गया। स्थायी पूंजी के रूप में, ठीक है, उस पूंजी की आवश्यकता को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसाय की स्थायी दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक होती है। मुख्य रूप से इसमें स्थायी संपत्ति जैसे कि भूमि, भवन, प्लाट, मशीन, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर आदि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता न होकर कि केवल उनके उपक्रमों के लिए, बल्कि चालू उपक्रम का वितरण भी इसमें होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, कार्यशील पूंजी जो होती है इसके अंतर्गत रकम आती है, जैसे चालू संपत्ति, देनदार, पाल का स्टॉक हो गया, दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगद हो गया, निवेश होता है, दिन प्रतिदिन के व्यय होते हैं, कार्य कर्मचारियों की जो मजदूरी होती है, वेतन लेनदारों की भुगतान होता है, भूमि व भवन का किराया होता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67, बताइएगा 67। निम्नलिखित पर विचार करें, और पूछा गया है कि भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक के बारे में पूछा गया है। बेस्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं? 1 सेकेंड रुकिएगा, लीजिए, अब आपको फुल ऑप्शंस दिख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, बताइए। देखिए बच्चे, जो पेमेंट बैंक है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये प्रति व्यक्ति अधिकतम जमा सीमा 2 लाख रुपए निर्धारित की गई, क्योंकि उससे ज़्यादा ये नहीं ले सकते। छोटे बैंक होते हैं, स्मॉल बैंक होते हैं, पेमेंट बैंक होते हैं। रिजर्व बैंक के नियमानुसार नगद आरक्षित अनुपात का इनको भी पालन करना होता है, CRR का, कैश रिजर्व रेशियो का। अपनी निवल देयता का, NDTL का 75% ये कहाँ देंगे? सहकारी प्रतिभूतियों में निवेश की, ठीक है, अनुमति होती है। और डेबिट कार्ड ये जारी करते हैं, ध्यान रखना। क्रेडिट कार्ड ये जारी नहीं करते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड जारी करते हैं। तो यहाँ पर चारों बातें आपकी क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। इसका जो मोटो है वो क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देना, वित्त समावेशन को आगे लाने का प्रयास किया गया है। इनके पास में न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की पूंजी होना आवश्यक होता है। जितने भी स्मॉल जो पेमेंट बैंक होते हैं, कितनी? 100 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए। आप भी खोल सकते हैं अगर आपके पास में है तो ध्यान रखना है इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर चारों सही हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है पूरा, मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके क्वेश्चन पढ़ने में। प्राथमिक कृषि साख समिति के बारे में आपसे पूछा गया, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है 68 का। ये कह रहे हैं इसके गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 रखी गई है, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि राज्य सहकारी बैंकों को त्रिस्तरीय सहकारी संरचना की प्राथमिक कड़ी होती है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता है। वहीं पर इसके अंतर्गत कृषि प्रयोजनों के लिए किराए एवं मशीन की आपूर्ति शामिल होती है। तो आप कहोगे जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के रूप में आता है, जिसको SCV के रूप में कहते हैं, ठीक है। ये त्रिस्तरीय सरकारी संरचना अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 62, 66, 63, 67,
64, 68 और 65। ठीक है, चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चे। सहकारी बैंक के संदर्भ में आपसे पूछा है और पूछ रहे हैं क्या, कितने सही हैं। ठीक है, पेयर वाला क्वेश्चन है बच्चे, कितने सही पूछा है आपसे, बताओ। 69 देखिए, सहकारी बैंक जो आप देखोगे CRR आवश्यकताओं के अधीन होते हैं। सहकारी जो बैंक होते हैं, क्या इनको भी अपना आप देखोगे बैंकिंग के रूप में इसको रखना अनिवार्य होता है, CRR इनको रखना बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं होता है? तो आप कहोगे जी हाँ, इनको भी रखना आप देखोगे आवश्यक होता है। शहरी सहकारी बैंक केवल ओनली गैर कृषि कार्यों हेतु ऋण देते हैं, ऐसा नहीं है, ये कृषि में भी दे सकते हैं, गैर कृषि में भी दे सकते हैं, ये गलत है। इन्हें रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था जो सहकारी बैंक होते हैं इसका जो रेशियो मैंने आपको समझाया था, पहले भी बताया था, क्योंकि इसमें कितना होता है, इसमें होता है 50:15:35। RR भी पढ़े हैं आप? पढ़े हैं कि नहीं? तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, दूसरा इसमें गलत है। नेक्स्ट, इसमें शहरी सहकारी होते हैं, ग्रामीण सहकारी होते हैं, दोनों तरीके के बैंक होते हैं। आइए, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में शायद क्वेश्चन पूछा है, 21 या 20 में। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहे हैं उपयुक्त कितने कार्यों में डिजिटल ट्विन तकनीकी के व्यवहार है। डिजिटल ट्विन तकनीकी, टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल ट्विन के बारे में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जैसे आपदा की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया को समझना, क्या ये दूर संचार, क्योंकि डिजिटल ट्विन की पहल है किसकी, दूर संचार विभाग की, भौतिक संपत्तियों को बनाकर उसको वर्चुअली प्रकृति बना करके उसका समाधान करने पर ये काम करता है। तो इसमें कई ऐसे अनुप्रयोग हैं जैसे विनिर्माण होता है, रखरखाव होता है, ठीक है, आपातकाल की प्रतिक्रिया होगी आपदा जैसे समय में, डेटा की गोपनीयता, रोगों का निदान और उपचार, ऐतिहासिक स्मारकों का रखरखाव, विद्युत जो वितरण होता है उसका प्रबंधन के लिए इसको शामिल किया जाता है, जैसे ऊर्जा वगैरह। ठीक है, लेकिन रोगों के निदान के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 4 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट आपने पढ़ा होगा 2013 का, जिसमें APL BPL के तहत, ठीक है, राशन मिलता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पढ़ें कि नहीं? नेशनल फूड NFSA के बारे में पढ़े हैं 2013। अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया, पहले में कह रहे हैं गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को मिलने वाले खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। भोजन की आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद का भुगतान दिया जाएगा। फिर कह रहे हैं यहाँ पर कि गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये। देखो बच्चे, इसका गर्भवती महिलाओं से नहीं है, गर्भवती महिलाओं को लेकर के अलग से स्कीम चलाई गई है, ना कि खास सुरक्षा अधिनियम के तहत रखा गया। तो तीसरा यहाँ पर गलत है बच्चे। तीसरा जो स्टेटमेंट है प्यारे लाल, आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे विद्यार्थी, तीसरा जहाँ है उसको कट कर दोगे। ये क्वेश्चन इन्होंने एज इट इज़ उठा करके यूपीएससी में से इन्होंने पूछ लिया है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक 13 में या 14 की परीक्षा में ये पूछा है प्रीलिम्स में, तो एज इट इज़ ये क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, पीसीएस ने भी ये क्वेश्चन पूछा था 2024 की परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 इसमें सही है, और इसमें 18 वर्ष की जो आयु की महिला होती है, घर की सदस्य, वो इसकी हकदार होती है, उसके नाम पर ये बनाया जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आप यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं और पूछ क्या रहे हैं, आइए देखिए पूछ क्या रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 72। ये कह रहे हैं आपसे पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, घरेलू वाणिज्यिक बैंक। अब हमसे पूछा क्या गया है वो क्वेश्चन आगे बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारत में सूक्ष्म ऋण प्रदाता कौन है, मतलब कि जो सूक्ष्म ऋणदाता कौन है। तो ये सभी सूक्ष्म ऋणदाता हैं, ये सब सूक्ष्म भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, ऐसा थोड़ा ही नहीं है। ये बैंकिंग सेवाएं हैं, तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को, जितने भी MSME हैं उनको तो ऋण देते ही हैं, इसमें कोई दोहरा ग्रेवी है नहीं। ठीक है, तो इसको क्या है ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट, ये बहुत चर्चाओं में रहा है बच्चे, क्या जो आपका PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, ये बहुत रहा है क्योंकि सोलर पैनल से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट बिजली आप देखोगे मुफ्त मिलेगी।
2 किलोवाट क्षमता वाली जो आपकी प्रणालियों की लागत को 60% तक क्या करना है, वित्त पोषित करना है। अधिशेष बिजली विद्युत वितरण के लिए आप देखोगे बेचने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, ये सरकार ने रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, आवासीय घरों को बिजली पैदा करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए फरवरी 2024 में इस स्कीम को शुरू किया था और यह 26 से 27 तक लागू की जाएगी। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो इस यहाँ पर तीनों सही हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं? बौद्धिक संपदा अधिकार, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया, बताइएगा इसका राइट आंसर। ये कह रहे हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में प्रक्रिया पेटेंट को स्वीकृति प्रदान की गई। देखो अभी भारत में पेटेंट नहीं होता है, इसकी जो प्रक्रिया अभी स्वीकार नहीं की गई है, WTO के तहत इसको रखा गया है। ये WTO के कथन में ही आपको देखने को मिलेगा। यूरोपीय जो देश हैं, राष्ट्र हैं, कंपनियां हैं, वो इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करती हैं। तो पहला गलत है, तो आंसर ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। अनिवार्य लाइसेंसिंग की दिशा में पेटेंट धारक को क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया, ये बात सही है। अगर उसके पास में लाइसेंस है और क्षतिपूर्ति का वहाँ पर प्रावधान ओबियसली दिया जाता है। स्पेशल 301 प्रावधान यूरोपीय बौद्धिक संपदा हितों में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो देखो अगर हम इसकी बात कर लें तो ये इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये जो खास तौर पर बात करता है 301 रिव्यू प्राथमिक निगरानी की सूचना देता है, और स्पेशल 301 अमेरिका व्यापार कानून के लिए। किसके लिए है? ये अमेरिका के लिए। ठीक है, अमेरिकन है। तो यहां पर तीसरा गलत है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। प्रजाति हैं, संबंधित जीव हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। पता है ना आपको, मैं एक बात बताऊं, यूपीएससी के एग्जाम हॉल के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है हमारे समक्ष, कि हम स्किप कौन सा क्वेश्चन करें, ये हम नहीं कर पाते हैं उसमें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की। उसे लगता है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और फिर जब गिन के लाता है, अच्छा अभी तो मेरे क्वेश्चन केवल और केवल 70 ही हुए हैं, अभी मुझे तो केवल और लगाने भी इस क्वेश्चन, मेरे को तो 90 से 95 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, मास्टर आपने ऐसे बताया था। अरे भूड़बक, आपको 90 से 95 नहीं कर लगने। आपको अगर आपके 75 एकदम करेक्ट हैं और 75 में आपको लग रहा है 5 पे डाउट है और 70 आपके करेक्ट है, तो क्यों 5 और कर लो, 80 कर लो, बस उससे ज़्यादा नहीं करो। लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स की परीक्षा में आपके क्वेश्चन 80 से 85 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, अटैम्प्ट्स होने चाहिए। ठीक है, 90 बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में हो तो बेटर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन, वो आपके कान के पास से गुजर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। वो यूपीएससी के सिलेबस में ऐड होते हैं। तो 75 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर पूछा गया प्रजाति संबंधित जीव है और खोजने का स्थान है। जैसे लोफोस्ट्रेपस मैगोम्बेरा, ये मिलीपेड, ये खासतौर पर तंजानिया में एक पर्वत है जिसको बोलते हैं उडनजुंगुबा पर्वत। तो उडनजुंगुबा पर्वत अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तंजानिया में है। ठीक है, तो पहला सही है। द्राविडो सेप्स जो आपकी श्रीविल्लू थूथेरेनिन, ये कहाँ की है, इसका संबंधित जीव है, इसको बोलते हैं सिक्कंस, और ये तमिलनाडु में, ये भी सही है। क्लिफ साइड्स जो आपका बबूटेल है, ये जो संबंधित जीव है डेम से फ्लाइस, और केरल में ये खोजा गया। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, पता भी नहीं रहता है हमें कई बार, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दें, एज ए बेटर रहेगा। इंग्लिश वाले विद्यार्थी 69 का करेक्ट आंसर दें, 73 का करेक्ट आंसर दें, 70 का राइट आंसर दें, एंड 74 का वीडियो को पोस्ट करके देना है ये सब आंसर। 71, 75 एंड 72। 72 जब आप अटैम्प्ट कर लें, इधर इसके ऑप्शंस ऊपर हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 76। अफ्रीकी विकास बैंक समूह के बारे में आपसे पूछा गया है 76 में, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अफ्रीकी विकास बैंक यह केवल अफ्रीकी द्वीप के देशों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है। क्या आपको लगता है कि ये केवल इन्हीं देशों को देगा? पहली बात तो जहाँ ओनली शब्द आता है ना, तो थोड़ा सा आपको वो क्या है, चौकन्ना हो जाना चाहिए और उस पर थोड़ा सा सही से उसको एनालिसिस करना चाहिए। तो ये बात सही है। देखो अगर यूपीएससी में ना केवल, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, 95% ये गलत होता है। ठीक है, मात्र 5% तक इसके चांस रहते हैं सही होने के।
तो इसलिए आप टेस्ट है तो बिल्कुल ये बात सही है, ये तो अपने डिफिकल्ट तरीके से बनाते हैं, लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, वो हम करेंगे आपसे। एक पेपर हम एक क्लास में सोल्व करवाएंगे तो बताएंगे आपको, 3 से 4 घंटे की क्लास होगी आपकी। अफ्रीकी विकास बैंक समूह के बारे में पूछा गया, यह केवल अफ्रीका द्वीप समूह के देशों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं, सही बात है। भारत इसका एक क्षेत्रीय सदस्य है, बिल्कुल भारत इसका एक क्षेत्रीय सदस्य है। नाइजीरिया ट्रस्ट फंड इसकी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं में जाना जाता है, कितने सही हैं? तीनों सही हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है उन्हीं देशों को। और इसकी जो स्थापना की गई थी मैं आपको बता दूं, ये 1976 में की गई थी, ठीक है। जो अफ्रीका के देश हैं उनकी मदद करना था। भारत 1982 में अफ्रीकी विकास कोष में शामिल होने वाला देश बना है, तो इसको भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ 1983 में, ठीक है। तो 2017 में अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं जो बैठक हुई थी गांधीनगर गुजरात में हुई थी, पहली बार इसमें आयोजन किया गया था। 23 से 27 मई 2022 के मध्य ये देखने के लिए मिला। तो इसमें तीनों कथन सही हैं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 देखिए आपको रखा है। जीडीपी अपस्फीति कारक मुद्रास्फीति की गणना की अधिक व्यापक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, बात एकदम सही है। कब निकालते हो आप, कैसे निकालते हो बताओ? जीडीपी अपस्फीति जब आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो? तो आप रखते हो, जब आप जीडीपी अपस्फीति, जीडीपी डिफ्लेटर जिसको हम कहते हैं, तो इसको निकालते हो मौद्रिक नीति, ठीक है, जो आपका आप देखोगे अभी तत्काल में जो चल रहा है ईयर्स है, ठीक है, नॉमिनल, इसमें कहते हैं ना नॉमिनल ईयर, नॉमिनल ईयर्स होता है, नॉमिनल जीडीपी और बटे रियल जीडीपी, और इससे क्या कर लेते हैं आप, भाग करके गुणा कर देते हैं 100, इससे आ जाता है आपका क्या, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालते हैं। तो पहला एकदम सही है क्योंकि अधिक तो होता ही है भाई, नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा होगी, नॉमिनल जीडीपी मतलब कि जो अभी चल रही है। रियल जीडीपी क्या है 2011-12। फिर सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे कि जीडीपी अपस्फीति कारक में घरेलू सीमा में उत्पादन सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है, सही बात है भाई, सभी वस्तुओं को। मैंने कहा जीडीपी की डेफिनेशन कल की क्लास में बताया था कि एक वित्त वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किया गया वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर कथन पहला भी सही है और कथन दूसरा भी सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति से है। अब ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है, इसका राइट आंसर आप दो कमेंट्स में। बच्चे जो आपका क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 78 है, मॉनेटरी पॉलिसी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आरबीआई एक्ट आपने पढ़ा होगा, आरबीआई एक्ट आप पढ़ते हैं 1934, और इसकी जो धारा है 1934 की 45 जेड भी आप पढ़ते हैं, इसके तहत इसका गठन किया जाता है। ये कह रहे हैं कि इस 6 सदस्य समिति का गठन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसकी जो वर्ष में 4 बैठकें होना अनिवार्य है, वैसे तो 2 महीने में इसकी बैठक होनी चाहिए, परंतु फिर भी इसमें 4 वर्ष की आप देखोगे चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर जो सदस्य होते हैं ना समिति, ये केंद्र सरकार करती है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है, केंद्र सरकार करती है, आरबीआई नहीं करती है। वहीं इसमें निर्णय बहुमत के आधार पर होता है, ठीक है, ये बात सही है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, ये तो बात आपको पता ही है। तो इसका राइट आंसर आप ही को देना है। इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का क्वेश्चन बताइए बेटा। 79 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पर कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कितने भारतीय बीमा क्षेत्र के आप देखोगे संदर्भ में सही है। बीमा जो क्षेत्र है, भारतीय बीमा क्षेत्र के बारे में पूछा गया आपसे, है ना, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये कह रहे हैं आपसे कि बीमा पहुंच वैश्विक औसत से अधिक है, मतलब कि भारत में जो बीमा पहुंच है वो खासतौर पर औसत से अधिक है, जो कि आपके वैश्विक स्तर पर की जाती है, उससे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती है। क्या ऐसा है? देखो, अगर हम देखें भारत में जो 2001 के आसपास में कितना था, 2.71% था। कितना था? 2.71% था ये 2001 और 2 में। वहीं अगर 2021-22 में देखें तो 21-22 में ये बढ़कर कितना हो गया, ये हो गया 4.2% के आसपास, ठीक है। वहीं अब ये बढ़ के कितना हो गया है वैश्विक स्तर पर, जो वैश्विक पेट कितनी है वो 7 है औसत। तो हम तो क्या है, कम है, ये कह रहे हैं अधिक है। नहीं,
पहला गलत है। पिछले 2 दशकों में बीमा आप देखोगे घनत्व में 300% से अधिक की वृद्धि हुई है, हाँ ये बात सही है। और कुल प्रीमियम में जो आपका होता है लाइफ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, भारत में ये देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर तीसरा भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला गलत है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को होना नहीं है, राइट कर दिए और ऐसे इसको अटैम्प्ट कर दें। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पडारम भूमि, अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है आपने अगर पढ़ा है तो आप बता दोगे, नहीं पता है तो नहीं बताओगे। बताओ पडारम भूमि तो क्या है बच्चे, ये पडारम भूमि बताइएगा। देखिए ये जो भूमि होती है पडारम भूमि, ये कहाँ पर है, ये लक्षद्वीप क्षेत्र में स्थित है और यह भूमि जिस पर विनियमों को लागू होने से पूर्व सरकार का मालिकाना हक था, तो इसलिए ये चर्चाओं में रही है। ठीक है, लक्षद्वीप का पडारम भूमि, ये वनीकरण में वृक्षों की गणना को स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है और प्रशासन से इसमें सरकारी भूमि मानता है, और जबकि स्थानीय लोग इसे अपने स्वामित्व का दावा करते हैं। तो ये चर्चाओं में रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर, कथन आपको देख रखा है एक और कथन दो। ये कह रहे हैं आपसे कि निम्न आय वाले देशों में महिलाओं की श्रम भागीदारी अधिक होती है, मतलब कि जिनकी आय लो इनकम जो कंट्री होते हैं, आप मुझे बताइएगा क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है क्या? जी हाँ, जहाँ गरीब देश आपको देखने के मिलेंगे जिनकी इनकम बहुत कम है। अभी 2023 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, गोल्डिन को मिला था, उन्होंने ही इसको प्रतिपादित किया था कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी, आप देखोगे आउटकम्स के बारे में उन्होंने हमारी समझ में वृद्धि करने का प्रदान किया और उन्होंने यू आकार का वक्र के रूप में श्रम बलों को दिखाया, यू आकार के वक्र में ये, और इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। ठीक है, इसका संबंध दिखाया और कहा कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक वृद्धि के बीच में ऐतिहासिक रूप से सुसंगत संबंध नहीं होते। निम्न आय वाले देशों में महिलाओं श्रमों की भागीदारी अधिक और कृषि में अधिक हिस्सेदारी होती है, जबकि मध्यम आय वालों में उससे कम और उच्च आय वालों में भी यह भागीदारी फिर से अधिक हो जाती है। मिडिल वालों में कम हो जाती है और जो आपके उच्च आय वाले हैं विकसित देश हैं उसमें क्या हो जाती है, ये फिर अधिक हो जाती है। ठीक है, जैसे अमेरिका में ज़्यादा है और भारत में कम है, अमेरिका में 50% प्लस है और भारत में कितने 43% के आसपास भागीदारी है। तो ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। विकास प्रक्रिया में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी पहले बढ़ती है और फिर घटती है, नहीं, पहले क्या है, बढ़ती है फिर घटती है फिर बढ़ जाती है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला एकदम सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला सही है किंतु दूसरा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश मीडियम करेक्ट आंसर दें बेटा। 76, 77, 78 मॉनेटरी पॉलिसीज का कमेंट में आपको आंसर देना है। 79, 80, 81, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 82। कुछ शब्दावली आपको दे के रखी हैं, विशेषताएं हैं और विनियमन करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले ये कह रहे हैं तरलता समायोजन सुविधा। अब मुझे बताओ तरलता समायोजन सुविधा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आप पढ़ते हैं, तो ये प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर आधारित होता है और केंद्र रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। आप मुझे बताओ, ये पहली बात तो केंद्र रिजर्व बैंक तो करती है लेकिन प्रतिभूतियों पर ही जारी होता है तरलता समायोजन सुविधा, जिसको बोलते हैं LAF, बोलते हैं कि नहीं, LAF कॉरिडोर। तो इसमें आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये सब आते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा। तो बात एकदम सही है, बिल्कुल सही है सर। जो सीमांत स्थायी सुविधा दर होती है जिसको हम SLR के रूप में कहते हैं, ठीक है, ये बैंकों को दंडात्मक ब्याज दर पर ऋण सुविधा है। वित्त स्थिरता और विकास परिषद इसका जो विनियमन करता है, क्या ये करते हैं? देखो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगर हम देखें यहाँ पर, क्योंकि रेपो दर से ये 1% अधिक ही होने के चांसेस रहते हैं और इसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक ने की थी 2011 में, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब ये कह रहे हैं विनियमन की दर का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है, इसको ये ध्यान में रखना, ठीक है, वित्तीय स्थिरता विकास नहीं करता है, तो ये गलत है। स्थायी जो आप देखोगे जो स्थायी जमा सुविधा होती है, ये अतिरिक्त तरलता, ठीक है, और अवशेषण के रूप में सहायक होता है, ठीक है, और इसमें खासतौर पर आप देखोगे
ये मुद्रा बैंक नहीं करता है, यहाँ पर भी आपका आरबीआई बैंक ही करता है। ये 2015 में शुरू किया गया था, बजट 18 और 19 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। आरबीआई बैंक के द्वारा ही होता है, तो इसमें भी आरबीआई आएगा, यहाँ पर भी आरबीआई आएगा। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, केवल एक सही है। मतलब कि कितने पूछा था, सही सुमेलित है, तो केवल एक सुमेलित है, ओनली वन, ऑल इज वन। 83, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के कार्य हैं? सेबी आपने पढ़ा होगा, इस वर्ष ये थोड़ा चर्चाओं में रहा बच्चे। 12 अप्रैल 1988 को सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसको लाया गया। भारतीय प्रतिभूति बोर्ड जो बना, इसकी स्थापना 1992 में आखिरकार ये बन गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में होगा, जो कि 30 जनवरी 1992 से लागू हो गया। अब इसके कुछ कार्य होते हैं, ये क्वासी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये सब, और लेजिस्लेटिव इस तरीके से काम करता है। तो देखो, इस पर पूछा गया आपसे, ये कह रहे हैं कि शेयर बाजार में प्रतिभूति कारोबार का विनियमन करना होता है, बिल्कुल सही बात है। जो क्रेडिट रेटिंग फर्मों का, जैसे आपने क्रिल पढ़ा होगा, इकरा पढ़ा होगा, ऐसी कंपनियां होती हैं, वो इसके तहत आती हैं, बिल्कुल। बीमा कंपनियों का विनियमन करता है, नहीं। ये कह रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक के जो आपके विलय अधिग्रहण को मंजूरी देता है, नहीं, ये काम नहीं करता है, ठीक है। ये सब काम अलग अलग संस्थाएं करती हैं, अलग अलग, ठीक है, जो इसमें होती हैं। जबकि जो पहला दूसरा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको ध्यान में आपको रखना है। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो करता है कंपटीशन कमीशन। कौन करता है? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉरपोरेट से पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या है जरा समझेंगे, 1 सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जो आपका होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है, उसके बारे में। क्योंकि कंपनियों ने कुछ तो लाभ कमाया, लाभ कहाँ से कमा रही है कंपनी? मैं कहूँ आपसे, अपने घर कंपनी खोल के बैठो, उसका प्रोडक्ट बनाओ और खुद खा जाओ, कंज्यूम कर लो, समाज में ना कोई खरीदे, तो फिर क्या आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी? नहीं कमाएगी। तो जो प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि समाज से ही तो कमा रही है, तो समाज में कुछ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड होता है। जैसे अनिवार्य क्यों है, जैसे कुल कारोबार का कितना है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुल कारोबार का इसमें कितना होना चाहिए, 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं 500 करोड़ रुपए का निवल मूल्य जो होगा, शुद्ध जो होगा 5 करोड़ रुपए से होगा, 500 करोड़ या फिर उससे अधिक, अथवा शुद्ध लाभ का 5, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। ये कह रहे हैं शुद्ध लाभ का 10 करोड़, नहीं 10 नहीं होता है, 5 करोड़ है यहाँ पे, ठीक है। कितना है? 5 करोड़। तो तीसरा गलत है, जहाँ 3 है उसको कट कर दो। राइट आंसर पहला दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजनाओं के बारे में आपसे पूछा है, 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। ये कह रहे हैं कि यह पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों हेतु आरंभ किया गया है। यह कामगारों को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु पुनर्प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहला जो स्टेटमेंट है, क्योंकि कौशल विकास जो उद्यमिता मंत्रालय है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट की बात कर ले तो इसमें 5 लाख रुपए का जो ऋण है, ठीक है, वो उसका प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो तीसरा गलत है बच्चे, तो इसमें कितने सही हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 86 नंबर क्वेश्चन, नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा आपसे। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नवरत्न दर्जा प्राप्त जो आपकी कंपनियां हैं, ठीक है, अब उनको मिलने वाली कुछ छूट है। जैसे वहाँ जो रत्न कंपनियां हैं उसमें एक आपका इंडियन ऑयल है, ठीक है, जो पेट्रोल पंप होते हैं इंडियन ऑयल वाले वो हैं। HDFC बैंक को भी आप देखोगे, ये HDFC जो कंपनी है, ये बैंक नहीं है, पूरी कंपनी है, ये कई काम करती है ना, केवल बैंक है, इसमें कई काम है, ठीक है, एक बड़ी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड। तो इस पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्या है छूट जो प्रदान दी गई है। तो इसमें खास तौर पर क्या बच्चे कि इस परियोजना के तहत अगर 1000 करोड़ रुपए या उसकी कुल संपत्ति का 15% सरकार की अनुमति के बिना निवेश की स्वतंत्रता है। कितना दे सकते हो आप?
मात्र और मात्र 15%। कितने का? 1000 करोड़ रुपए का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, इसकी पहचान कब की गई थी? 1977 में नवरत्न जो आपके योजना आरंभ की गई थी, और इस योजना के तहत ही कंपनी को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। वो सब आपने पढ़ा होगा, उसमें कोई इसमें बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, आप सभी जानती हैं इसमें। ठीक है, कौन सी महारत्न होती है, कौन सी नवरत्न होती है, वगैरह वगैरह। चलिए नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन देखो। वीडियो को भी शेयर कर दियो, है ना, वीडियो शेयर कर दो बेटा। अब देखो, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा तो मैं आपको कंटेंट क्लास दोनों टाइम आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे मॉर्निंग में मिली थी, अब मिल रही है आपको शाम को क्लास। मौद्रिक नीति धन की आपूर्ति और ब्याज दरों को समायोजित करती है। मौद्रिक नीति बिल्कुल ब्याज दरों को क्या कर लेती है? समायोजित करने का प्रयास करती है। बिल्कुल सही बात है। वैधानिक तरलता अनुपात परिवर्तन बैंकों की शाख सर्जन क्षमता को प्रभावित करता है। देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? मौद्रिक नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट ये भी सही है। यहाँ पर वैधानिक तरलता जो अनुपात होता है और परिवर्तन बैंकों की शाख सर्जन क्षमता को प्रभावित करता है, ये भी बात सही है। दोनों सही है, परंतु कथन आप देखोगे जो आपका 2 है, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता, उसका इससे संबंध नहीं है, कुछ शब्दों का मैच ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन 2 1 सेकेंड। इसमें 3 कथन है। नगद आरक्षित अनुपात रूप में जमा राशि बैंकों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो कथन आप देखोगे पहला, कथन तीसरा दोनों सही हैं, किंतु कथन केवल एक कथन की व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात सही है बिल्कुल। ठीक है, अब बात यहाँ पर सही हो जाएगी कि मौद्रिक नीति धन की आपूर्ति को ब्याज की दरों को समायोजित करती है। वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन बैंकों की शाख सर्जन क्षमता को प्रभावित भी करती है। नगद आरक्षित जो अनुपात होता है उसके रूप में जमा राशि पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम। इंग्लिश वाले विद्यार्थी 82 का करेक्ट आंसर दें, 85 का। वीडियो को पोस्ट करें, 2 आंसर दो ना, 86, 83, 84, 87। चलिए नेक्स्ट 88 नंबर। मैरीटाइम्स जो आपका अमृतकाल विजन 2047 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पत्तनों पर ग्रीन हाइड्रोजन हब निर्मित करने का निर्णय लिया गया? अब कई ऐसे पत्तन हैं जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा, ये हब के रूप में भारत सरकार इस पर काम कर रही है। तो कौन कौन से बताओ बेटा? एक है आपका पारादीप पत्तन। कहाँ पर है ये पारादीप बताओ पहले? ये कई जलमार्ग हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख बंदरगाह रखे गए हैं, बताओ। पारादीप पत्तन है। उसके साथ साथ आप देखोगे जो आपका चंद्रमान पत्तन है और दीनदयाल पत्तन है। ये आपका जो कामराज पत्तन है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहाँ 3 है वो इसका आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 89। ये पूछ रहे हैं आपसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के कार्य के संदर्भ में पूछा गया आपसे। ठीक है, एनएसओ, पहले सीएसओ एनएसओ, ठीक है, उसके बारे में पूछा है। औद्योगिक उत्पादन सूचना का आंकलन और प्रकाशन करना है। इसमें डीपीआईआईटी करता है क्या नहीं? कौन करता है? डीपीआईआईटी करता है। इसको ध्यान में रखना है उद्योग को लेकर के। इसको बोलते हैं आईआईपी। ये अंकलित करने के लिए इसको बनाया गया है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों की नोडल एजेंसी है। सरकार और निजी उपभोग व्यय के अनुमानों का प्रकाशन करता है। वित्त समावेशन सूचकांक, देखो ये जो वित्त समावेशन सूचकांक है बच्चे, फाइनेंशियल इनक्लूब्स जो इंडेक्स आता है ये प्रकाशित नहीं करता है, बल्कि ये आरबीआई द्वारा इसको निकाला जाता है ना। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। कितने सही हैं? तो 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा जूम कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनदर इंडिया द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी 1947 टू 1977 के लेखक हैं? एस जयशंकर, प्रति नव अनिल, अजय सिवारिया, द कस्तूरी वेंकटेश्वर। बताओ कौन है 90 के?
ये जो आपके प्रतिवन है बच्चे, आप देखोगे प्रतिनव अनिल के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो इसको 30 साल के शासन के दौरान, ठीक है, 1947 में कांग्रेस की अखंडता को, धर्मनिरपेक्ष और उसकी अवधारणा को, नीचे मौजूद सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के बारे में इन्होंने समग्र इस पुस्तक में विश्लेषण किया है। तो ये लिखी गई है, मुसलमानों की नौकरशाही के बाहर रखा गया और कभी तो उन्हें पाकिस्तान 5वें स्तंभकार होने का भी संदेह और सार्वजनिक पदों से सामूहिक रूप से हटा दिया गया। तो जो प्रतिनव अनिल हैं उनके बारे में रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पर पूछा गया कि सभी वयस्कों के लिए अनिवार्य बैंक खाता। अब यहाँ पर जो है सभी वयस्कों के लिए अनिवार्य बैंक खाता, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वित्त साक्षरता और शिक्षा, आजीविका और कौशल तक पहुँच, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण। अब यहाँ पर जो आरबीआई के तहत कुछ काम है, जैसे वित्त समावेशन के रूप में यहाँ पर कहा गया है, तो सभी वयस्कों के लिए, अब देखो सभी वयस्कों के लिए मतलब कि आपका खाते वगैरह तो होने चाहिए, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, ठीक है। सेवाओं की बुनियादी पहुंच हो, आजीविका कौशल विकास हो, वित्तीय साक्षरता शिक्षा होनी चाहिए, ग्राहक सेवा प्रभावी समन्वय होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला है वो गलत है, सभी शब्द है ना, दूसरा तीसरा चौथा सही होना चाहिए। देखते हैं क्या है, आइए देख लें। ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा किस तरीके से इन्होंने ऑप्शंस बनाए। तो वित्त समावेशन जो राष्ट्रीय रणनीति के रूप में रखा गया, तो 3 सही है इसमें, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, कंपनी है, उनके बारे में पूछा गया है। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रखी गई हैं, बिल्कुल ये पंजीकृत होती हैं, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। एनबीएफसी ये आपने पढ़ा होगा। मांग पर देयताएं जमा राशियों को स्वीकार्य करती हैं, नहीं महोदय ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर सही पूछा है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें गलत है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यही जमा राशियों को स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं, वे अपने ग्राहकों को चेक जारी नहीं करती हैं। और गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां होती हैं, जमाकर्ताओं को बैंक के जमाकर्ता अदृश्य निरपेक्ष बीमा, प्रत्यक्ष गारंटी, निगम से निरपेक्ष बीमा की सुविधा प्रदान नहीं करती हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। आवास वित्त कंपनियां, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रेकिंग और शव ब्रेकिंग बैंकिंग कारोबार करने वाली कंपनियां, वेंचर कैपिटल निधियां, निधि कंपनियां, बीमा कंपनियां, चिट फंड कंपनियां, एनबीएफसी इत्यादि इसका पार्ट होती हैं। तो इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, कोर इंडस्ट्री आपने पढ़ा होगा। 8 कोर इंडस्ट्री सेक्टर आप समझते हैं कि नहीं? उसमें 8 कोर सेक्टरों को रखा है, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, उसके साथ साथ प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, कोर ऐसे क्षेत्र रखे गए हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। पहला है, इसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं की 40% से अधिक हिस्सेदारी है। जी हाँ, इसमें 40% से अधिक हिस्सेदारी है। 20% भारांश के साथ विद्युत उत्पादन शीर्ष स्थान पर है। तो पहला, दूसरा इसमें गलत है। अब जहाँ 2 है उसको कट करो, सी और डी नहीं होगा। इसका उत्पादन सूचकांक देखो वाणिज्यिक मंत्रालय के वार्षिक आधार पर संकलित किया जाता है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको डीआईपी के द्वारा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकेतकों को किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये एनएसओ के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा। ये डीपीआईआईटी के द्वारा नहीं होता है, ध्यान रखना। इसमें सबसे ज़्यादा जो रखा गया, अगर हम देखें तो बिजली सेक्टर को, जो विद्युत उत्पादन है बिजली भार का, रखा गया है, ठीक है, बिजली भार के साथ में। बाकी का सीमेंट है, आपका कोयला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको परसेंट पहले भी बताया था, इसको ध्यान में रखना है। पेट्रोल रिफाइन उत्पादन को सबसे ज़्यादा रखा गया, कितना? 28.04%, और ये कह रहे हैं 20%। तो किसको है? पेट्रोलियम रिफाइनरी जो प्रोडक्ट हैं वो इसके हैं, और कितने हैं? 28 दशमलव, सबसे ज़्यादा इनका ही है 0.4%। तो दूसरा गलत है, तीसरा पहला सही है, राइट आंसर ए। कथनों पर विचार पूछा आपसे, और देखिए पहला है कथन 1 है, कथन 2 है। राष्ट्रीय आय के मापन में केवल कारक आय को शामिल किया जाता है, हस्तांतरण आय को नहीं। मतलब कि इसके अंतर्गत जो शामिल होती है वो कारक आय होती है, हस्तांतरण जो मेडिएटर इनकम होती है उसको शामिल हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला सही है। कारक आय किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन का परिणाम न होकर के एक पक्षीय भुगतान होता है, नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। एक पक्षीय भुगतान नहीं होता, बल्कि उसके उत्पादन के परिणाम नहीं भी होता है, ना एक पक्षीय भुगतान होता है। तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा गलत है, तो मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 का करेक्ट आंसर दे बच्चे। 92,
89, 93, 90, 94 एंड 91। 91 और इधर 90 इसके ऑप्शन इधर है। क्वेश्चन नंबर है 95 सॉरी। हाल ही में समाचारों में रही स्वाति पहल के संदर्भ में आपसे पूछा है कि किस विषय पर यह आधारित थी। स्वाति पहल बताइए। ये खासतौर पर इसका उद्देश्य था कि साइंस फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, मतलब कि स्वाति को लॉन्च किया गया। और इसमें क्या था, जैसे प्रौद्योगिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर, गणित, चिकित्सा, महिलाओं को इसमें खासतौर पर आगे लेकर के आना था। तो महिलाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए इसमें प्रेरित किया गया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ईजी था ये, कुछ था नहीं इसमें। सरफरेसी एक्ट आप देखोगे, ठीक है, जो सरफरेसी एक्ट है 2002 का, अब उस पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आपसे पहला सरफरेसी एक्ट 2002 में कि यह बैंकों को ऋणों की वसूली के लिए आवासीय संपत्तियों की नीलामी का अधिकार प्रदान करता है। जी हाँ, अगर किसी पे मान लीजिए ऋण है, लोन है, वो नहीं चुका पा रहा है, ठीक है, एनपीए बना दिया उसने, डुबे दिया, ईएमआई पर जमा नहीं किया, तो उस स्थिति में ये बैंकों को ये अधिकार देता है सरफरेसी एक्ट कि उसकी जो संपत्ति है, जिस पर उसने एसिड है, जिस पर लिया था, उसको बेच सकता है। इसके तहत बैंक संपत्ति पुनर्गठन कंपनी को लाइसेंस जारी कर उन्हें नियंत्रित करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एनपी आपने पढ़ा होगा, गैर निष्पादन परिसंपत्तियाँ। देखिए पढ़ा देते हैं, थोड़ा नहीं पता है तो। वह मुद्रा होती है जब कोई व्यक्ति उधार लेकर के वापस ईएमआई पर नहीं चुकाता है। किसी ने मान लीजिए बैंक से 1 लाख का ऋण लिया और 5 लाख का ऋण लिया और नहीं चुका रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और इसके लिए कंपनी बनाई कौन सी, एआरसी, आपने पढ़ा होगा, कानूनी रूप से परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां थी एआरसी, जो 2016 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ये कह रहे हैं एक अग्रिम खाता है जिससे आय प्राप्त होना ही बंद हो गया हो। अब भाई आय नहीं आ रही है, मामला ही बिल्कुल चटफंड हो गया, बंद हो गया, बात सही है। 90 दिन, 1 दिन से 90 दिन का। इसके निष्पादन के लोक अदालतों द्वारा ऋण वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। बिल्कुल वो जारी कर सकते हैं, उनको ये अधिकार होता है। क्यों नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। सकल गैर निष्पादन परिसंपत्तियां 2024 में आप देखो कितना हो गया है, जो नेट एनपीए है वो कितना हो गया है, गिर करके आज घटा है, मतलब कि 2.8% से निम्न स्तर तक पहुंच गई है। तो बात एकदम सही है, अब तक के इतिहास में सबसे कम तब ये चला गया है। तो तीनों बातें सही है बच्चे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड एनपीए, डाउटफुल, ठीक है, फिर उसके बाद सब स्टैंडर्ड ये आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। लॉस एनपीए ये पढ़ें कि नहीं, तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। ये ओवरऑल आपको पता तो चल रहा है कि इकोनॉमी के टेस्ट में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस सेक्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से यूपीएससी पूछता है। वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ऐसी बैंक जो कमर्शियल लिस्टेड बैंक होती हैं, जो व्यापार करती हैं, जैसे एसबीआई, केनरा बैंक, ठीक है, ये सब क्या है, अनुसूचित सहकारी बैंक इस श्रेणी में नहीं आते हैं। अब मुझे बताओ बच्चे, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो आपके अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, ये इसके अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बैंकिंग विनियमन जो अधिनियम था 1949 के तहत में इसको विनियमित करता है। और भारत में वाणिज्यिक बैंकों की शामिल अगर हम देखें कौन कौन किया गया है, तो पहला इसमें गैर अनुसूचित जो आपके बैंक होते हैं और अनुसूचित जो बैंक होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। पहला एकदम गलत है, ये भी इसके अंदर शामिल होते हैं, तो पहला गलत है, एकदम गलत है सरासर। तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। अब ये 100% तीसरा पक्का, क्योंकि दोनों जगह इनके धन का प्रमुख स्रोत इनकी जमाएं होती हैं। लोकल एरिया बैंक भारत में गैर अनुसूचित आप देखोगे बैंक हैं। मुझे आप बताओ बच्चे, जो लोकल एरिया जो बैंक होते हैं ये आपके क्या हैं, गैर अनुसूचित बैंक के रूप में जाने जाते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 99 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषि भिन्न गतिविधियों के लिए ऋण। अच्छा, ये पूछा गया राष्ट्रीय जो कृषि ग्रामीण बैंक होती है नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला देखो, बिल्कुल ये एग्रीकल्चर गतिविधियों को क्या करेगा, ऋण प्रोवाइड करवाने का प्रयास करता है, सही बात है। ये ग्रामीण बुनियादी ढांचे राज्यों को बिल्कुल ऋण देता है। ग्रामीण विकास से संबंधित जो नीतियाँ बिल्कुल करता है। सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं हमेशा हम को बल देने का प्रयास करता है।
तो यहाँ पर आप देखोगे सभी बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी, मतलब कि चारों सही हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड भी आपने पढ़ा होगा नाबार्ड के बारे में, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और ये जितने भी कुटीर उद्योग हैं, एमएसएमई सेक्टर हैं, उद्योगों से लेकर हस्तशिल्प हैं, छोटे बड़े बैंक हैं, तो उनके लिए क्या करता है, सहकारी बैंक है, उनके लिए यही एकमात्र ऐसा है जो आप देखोगे फंड प्रोवाइड करवाता है। किलकारी कार्यक्रम किससे संबंधित है? आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, किलकारी कार्यक्रम। अब देखो ये किलकारी जो कार्यक्रम है ये क्यों चलाया गया, क्योंकि इसके कई ऐसे मोटो रखे गए हैं, बताइएगा। किलकारी कार्यक्रम यह आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य पर जोर देता है। नहीं बच्चे, ये 15 जनवरी 2016 को इसको स्टार्ट किया गया था। ये एक मोबाइल सेवा आधारित है, डिजिटल पहल के रूप में इसको आरंभ किया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए इसको आरंभ किया गया है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि बेहतर स्वास्थ्य पर जोर देता है। देखो यहाँ पर एडवाइस की जाती है, गर्भ और जो प्रसव होता है और शिशु देखभाल के लिए संदेश देकर के नवजात शिशु की देखभाल हेतु स्वास्थ्य के विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहन करता है, ठीक है। तो पहला गलत है। इसका संचालन महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसके संचालन की अगर हम बात कर लें तो इसका संचालन किसने किया है? किलकारी प्रोग्राम को केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत है, ठीक है। स्वास्थ्य एवं क्या लिखते हैं? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये इसके अंतर्गत आता है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही बातें गलत हैं किलकारी को लेकर के, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज की आपका लास्ट क्वेश्चन। लेकिन चलते चलते इंग्लिश मीडियम 95 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर दें। 98, 96, 99, 97 और ये आपका है 100 नंबर। तो प्यारे बच्चे, ये था आज का आपका जो टेस्ट था, जिस पर मैंने आपसे डिस्कस किया और आपको बताया कि कितने कहाँ से कब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक है। कमेंट्स में आवश्यक रूप से बताइएगा। आज की क्लास इसमें इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी और टेस्ट पर। तब तक के लिए रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करते चलिएगा। मिलते हैं क्लासेस में नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।